फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज से हम कराने वाले हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन 2024 का घटना चक्र। इसमें है 38वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी तक जितना भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है सबका डिटेल में दिया गया है क्वेश्चन। तो कोई भी एग्जाम दीजिए, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और सिलेबस देखिए, उसके अनुसार ही तैयारी करना शुरू करा करिए आप लोग। तो उससे बहुत ही हम लोग को हेल्प मिलता है। जैसे सिलेबस सब लोग देखते होंगे, प्रीवियस भी देखते होंगे, लेकिन घटना चक्र में क्या है कि इसमें डिटेल में दिया रहता है। तो आप लोग को उस क्वेश्चन के अलावा अगर वहां से अगर कोई दोबारा क्वेश्चन पूछता है तो डिटेल अगर पढ़ के जाते हैं तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो में हम कराने वाले हैं साइंस का फिजिक्स, यानी साइंस में आज हम कराएंगे इस वीडियो में फिजिक्स। इसके बाद आएगा केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद देखिए ऐसे ही कराएंगे सब्जेक्ट वाइज। तो देखिए अगर आप लोग का एग्जाम रहता ज्यादा दिन तो बताते कि सब सब्जेक्ट पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, लेकिन आप लोग तो पढ़ चुके होंगे। लेकिन हम बोलेंगे सबसे ज्यादा अगर कट ऑफ निकालना है, फोकस करना है, किस पे फोकस करिए। तो देखिए भारतीय इतिहास सबसे ज्यादा फोकस करिए, जिसमें क्या है मॉडर्न हिस्ट्री, इससे ज्यादा प्रश्न आता है। ठीक है, फिर उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो कैसे पढ़ेंगे, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट और जो है इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और उसके बाद समसामयिकी जरूर पढ़िए। 30 से 35 प्रश्न यहीं से आ जाता है समसामयिकी से, जिसमें बिहार का करेंट अफेयर भी इंक्लूड रहता है। फिर उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था जो है, इससे क्या है 10 से 12 प्रश्न आता है। तो इसका अगर आप लोग बोलेंगे तो सारे सब्जेक्ट का हम इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है उसको हम बता देंगे, उसको रिवीजन आप लोग करिए। और हम ऐसे ही नहीं बताते हैं, मैं भी तैयारी करती हूँ, मैं भी एग्जाम देती हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के हिसाब से आप लोगों को बताया जाता है कि कहाँ से किस चैप्टर से हर साल पूछा जाता है, हर ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है। सामान्य विज्ञान की बात करें तो सबसे ज्यादा आप लोग को पूछा जाएगा बायोलॉजी से प्रश्न। और अगर फिजिक्स की बात करें यानी भौतिक विज्ञान का, तो वहां से इकाई से प्रश्न आ गया, मतलब यूनिट कौन सा है, पीएच मान से आ गया, और उसके बाद न्यूटन के गति से आ गया, इससे प्रश्न आता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे तो चैप्टर वाइज बताएंगे, उसको टॉपिक भी सब टॉपिक बता देंगे। बिहार राज्य संबंधित प्रश्न पहले 10-15 प्रश्न आता था, लेकिन अब देखते हैं इसका क्वांटिटी बढ़ गया है। ठीक है, क्वेश्चन का, तो इसको ज्यादा ही फोकस करिएगा आप लोग। सबसे ज्यादा जो करंट चल रहा है करंट में उसको ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, उसका हिंदी पढ़ सकते हैं। और इसका मैप अगर 2-4 बार आप लोग रिविजन कर लीजिए तो इससे मैप 4-5 प्रश्न आ जाता है। ठीक है, फिर सामान्य भूगोल से हम बोलेंगे कि भौतिक भूगोल जरूर पढ़िए, वहां से प्रश्न आता है। ज्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा था, 10-12 प्रश्न भी यहाँ से आता है। और सामान्य गणित एवं तर्क शक्ति परीक्षण, यहाँ से 10 प्रश्न फिक्स है, 10 प्रश्न पूछता है। तो अगर जिसको मैथ और रीजनिंग नहीं आता है, वैसे तो रीजनिंग सबको आता है, मैथ जिसको नहीं आता है वो इसको छोड़ सकता है, यहीं से कट ऑफ क्लियर कर सकता है जीएस जीके से। ठीक है, और देखिए विविध से प्रश्न 3-4 प्रश्न विविध से ही पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। विज्ञान का देखिए मात्रक एवं इकाई से कैसा कैसा प्रश्न आया और कहाँ से आया। एंगस्ट्रॉम जो इकाई होती है, एंगस्ट्रॉम इकाई किसकी होती है, तरंगदैर्घ्य की होती है। अब इसका डिटेल देखना जरूरी है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। नहीं देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये होती है दूरी की, सबको मालूम है। तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब ये प्रश्न जो है आया हुआ है बीपीएससी में, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस में पूछा ही गया है। यहाँ से 1 प्रकाश वर्ष कितना होता है, बराबर तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, ये याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है, दूरी की। 2020 में पूछा गया था 66वीं बीपीएससी जो री एग्जाम हुआ था। प्रकाश वर्ष का संबंध है किससे, दूरी से संबंध है। 18 में प्रश्न आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, इसका आंसर सी हुआ विद्युत धारा। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। 7 मूल भौतिक राशियों का नाम जरूर याद रखिए क्योंकि प्रश्न आता है। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है दाब की इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। बहुत बार आया हुआ है, दाब का मात्रक पूछा गया था। दाब का मात्रक बताइए, देखिए पूछ लिया गया है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अभी बता दिए हैं दाब का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो देखिए यूट्यूब चैनल पर कई जो है ना अदिश राशि और सदिश राशि को पहचानने का ट्रिक बताया गया है। तो सारा तो याद नहीं कर सकता कोई, कुछ लोग होते हैं जो सबको सब याद रहता है, लेकिन एग्जाम में हमको लगता है कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसको ट्रिक से याद कर लीजिए। कई यूट्यूब चैनल पड़ा हुआ है, आप लोग जाके वहां देखिएगा। ठीक है, तो ये अदिश राशि पूछा गया है, कौन सा अदिश राशि है, तो दाब अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसका डिटेल देख सकते हैं आप लोग, वैसे तो लुसेंट में आप लोग को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो ये गति जो है सदिश राशि नहीं है। वेग, बल, आघूर्ण और विस्थापन ये क्या है? सदिश राशि है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किसका नहीं है? विकृति का नहीं है, देखने में पता चल जा रहा है। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो इसका आंसर होगा सी, 1/1000 मिलीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन सदिश नहीं है। विस्थापन, वेग, बल ये क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं। अब मापक यंत्र एवं पैमाने से प्रश्न आया। देखिए, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो ये हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रवों अथवा जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। सोनार तकनीक में उपयोग होता है किसका? तो देखिए, इसका देख लेते हैं डिटेल। सोनार एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों के अन्वेषण तथा मानचित्रण में किया जाता है और इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें होती हैं और इन तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। पूछा भी गया है कई बार। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1000 मीटर है। अब ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, बहुत इजी प्रश्न था ये। 1 पिकोग्राम बराबर कितना है? तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जो सही सम्मिलित नहीं वो बताना है। तो वोल्ट मीटर का विभवांतर होता है, ए मीटर का विद्युत धारा होगा, सही है दोनों। तीसरा क्या है? पोटेंशियोमीटर का विद्युत वाहक बल, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, ये गलत है और यही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा को डिटेक्ट करने हेतु किया जाता है और विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। ये अलग अलग दोनों प्रश्न बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें से कौन सा सही मेल है? जो सही मेल है वो बताना है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका डिटेल आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। 2024 में प्रश्न आया, दोबारा आ सकता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रभाव पर आधारित है। अतः सभी विकल्प जो है सही सम्मिलित है। ऑडियोमीटर क्या नापता है? देखिए, ये नापता है ध्वनि की तीव्रता। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापन किया जाता है। इसी प्रकार स्टेथोस्कोप से हृदय गति को मापा जाता है। इतनी बार आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है और अल्टीमीटर से ऊंचाई का मापन किया जाता है। घड़ी में समय नापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। 1 जिप्टो बराबर कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी में दिया 10⁻⁻21। नेक्स्ट है पेंडुलम घड़ी की समयावधि यानी दोलन काल होता है, तो आंसर होगा 2 सेकेंड का। अब यांत्रिकी से प्रश्न कैसा है? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो ये तीरंदाजी। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो ने किया था, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बल गुणनफल है किसके? द्रव्यमान और त्वरण का। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो ये है आंसर ए। नेक्स्ट देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण, और ये दिया गया लुसेंट में, ठीक है, और जीके क्राउन में भी मिल जाएगा आप लोग ऐसा प्रश्न। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? रोलिंग घर्षण में। ये आंसर हो जाएगा। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर जो है फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? आंसर इसका हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में बनाता है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो देखिए, ये जिम्मेदार होता है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। ये सब लुसेंट में आप लोग को मिल जाएगा। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री क्या होंगे? तो बाईं ओर झुकेंगे। तो जब बस तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है तो बस का जड़त्व बदल जाता है, लेकिन यात्रियों की जड़ता जो है अब भी सीधी दिशा की ओर रहती है, इसलिए यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं।
एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो गतिज ऊर्जा जो है स्थिर रहेगा। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। गुरुत्व के अधीन गति देखते हैं। यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो घट जाएगा। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है और इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो ये होगा 16.7 न्यूटन। इसको देख लीजिए, डिटेल जरूरी है देखना। अगर दोबारा ऐसा प्रश्न है तो आप लोग अपने से कर सकते हैं। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। डी आंसर। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हो तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। 2022 में पूछा गया 67वें बीपीएससी में। निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका अंतिम वेग क्या होता है? कैपिटल V बराबर √2gh उनके द्रव्यमान के स्वतंत्र होगा। ठीक है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? इसका आंसर चंद्रमा से आती हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। स्थूल पदार्थों के गुण देखते हैं। पहला प्रश्न, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ए आंसर हुआ, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है ये। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? तो ये करती है बर्नौली के सिद्धांत पर। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा डी, जल स्तर नहीं बदलेगा। देखिए प्रश्न का आंसर यही रहेगा, लेकिन घुमा के प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है और यही प्रश्न आता है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव ही है। एक जरूर क्वेश्चन आता है पृष्ठ तनाव से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सबसे ज्यादा श्यानता होता है किसमें? तो ये होता है शहद में। पहले शहद में होगा, फिर खून में, उसके बाद जल में, फिर वायु में, ऑप्शन के अनुसार। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो देखिए उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, तो बी आंसर यही हो जाएगा। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है कि इसे अत्यंत शुष्क मौसम को इंगित करता है। प्रकाश से देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है? तो बी आंसर होगा 3900 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो ये दिखता है, आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वो है? तो आंसर होगा सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, सही कथन इसमें चुनना है। तो पहला इसमें है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, गलत है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा, तो हाँ ये सही है। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा, तो ये गलत है। बी वाला इसमें सही था। डी देखें, बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज्यादा, तो ये भी गलत है। बस बी सही है, तो इसीलिए आंसर बी हो गया। देखिए बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, वो आवृत्ति सबसे अधिक होती है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार आया हुआ, घुमा के पूछता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और आवृत्ति न्यूनतम होती है। अपोजिट है एक दूसरे का ये, इसीलिए ये पूछा जाता है प्रश्न। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो ये होती है कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? प्रिज्म द्वारा संभव है, ये आंसर हो जाएगा।
जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है और इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तर लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा कम चमक वाला एक घोड़ा। 23 में पूछा गया था, 68वीं बीपीएससी में प्रश्न आया था। देखिए कुछ प्रश्न ऐसा होगा कि आप लोग को लगा कि नहीं आ रहा है, लेकिन कॉमन सेंस उसमें यूज करना रहता है तो वहां से हो जाता है आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ एल बराबर 10 सेंटीमीटर है तो पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल के महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। इसलिए यह होता है क्योंकि आंसर होगा बी, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, इसीलिए। बीपीएससी टीचर में पूछा गया था 9th 10th वाले में 2023 में, तो दोबारा पूछा जा सकता है आप लोग में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता उसका? तो आवृत्ति उसकी नहीं बदलती है, आयाम वेग बदल जाता है। देखिए एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को किसके नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। देखिए इसका डिटेल, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को आसानी से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है और यह समस्या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने, लेंस की गोलाई बढ़ने तथा लेंस की क्षमता में वृद्धि के कारण होता है और इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस डिटेल से 3 प्रश्न बनता है, ठीक है। और देखिए कुछ लोग कमेंट की थी कि मैम हमको निकट दृष्टि दोष का अगर क्वेश्चन आता है तो हमको ये कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें उसमें पूछा था कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती कि निकट की, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो एक ट्रिक बताते हैं हम। देखिए इसमें दिया है ना कि निकट दृष्टि दोष, तो लोग समझते हैं कि निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, तो ये नहीं, इसका पूरा अपोजिट है। अगर आप लोग को ऑप्शन में दे निकट दृष्टि दोष में किस कहाँ की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, तो नजदीक की वस्तुएं आसानी से दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। इसका अपोजिट है, अगर आए कि निकट दृष्टि दोष तो समझ जाइए कि नजदीक की वस्तुएं तो दिखाई देंगे लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। ऐसे ही है कि दूर दृष्टि दोष में तो दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी दूर दृष्टि दोष में, लेकिन निकट की वस्तुएं उसमें नहीं दिखाई देंगी। अब इसमें देखिए कंफ्यूजन हो जाता है कई लोग को, तो इसको जरूर ट्रिक याद रखिएगा इसका कि कैसे है, ठीक है। एक प्रश्न ये भी बनता है कि इसमें किस लेंस का उपयोग करते हैं इसके निवारण के लिए, तो इसमें अवतल लेंस का ही उपयोग करते हैं। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता क्या चीज, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है मायोपिया में। यही क्वेश्चन है, वही देख लीजिए। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया था? देखिए आ ही गया प्रश्न, ये अवतल लेंस से, बी आंसर हो जाएगा। ये सब बीपीएससी कई बार हम प्रीवियस ईयर देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो हमें मालूम रहता है कहाँ से कैसा प्रश्न पूछता है। देखिए नेक्स्ट, दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, वह दृष्टि दोष क्या कहलाता है? तो निकट दृष्टि दोष ही कहलाता है। 2024 में पूछा हुआ है ये। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा सी, वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए। 23 में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको डिटेल देख सकते हैं आप लोग। वैसे हम कहें घटना चक्र जो साइंस का आता है उसको जरूर पढ़िए आप लोग, वहां से साइंस का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों के अलग करने का क्या तरीका होता है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर की। देखिए अगर आप लोग को ये याद रहेगा ना तो आप लोग कितना भी अंक दिया रहे आप लोग लगा सकते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो तंतु को गर्म करके ही उत्पन्न करते हैं। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है क्या? तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है तो माइक्रोस्कोप है, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? तो ये रहता है ट्यूब में ठोस धातु पे, यानी प्रदीप्त जिसे कहते हैं।
शीशे का उपयोग किया जाता है, प्रकाश संचरण हेतु करते हैं इसका उपयोग। नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। ये तो प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा या कौन सी नहीं बदलता है? क्या नहीं बदलता? तो आवृत्ति इसका नहीं बदलेगा, ठीक है। वेग या गति, तरंग दैर्घ्य, अपवर्तनांक बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ये उत्तल लेंस से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कैसा है? अवतल है। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है कैसी? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। विवर्तन झंझरी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया गया था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाता तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, रमन प्रभाव सरसीवी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रकिरणित प्रकाश की आवृत्ति प्रकिरण के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक होता है। गलत है ये। दूसरा देखते हैं बी में क्या दिया है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है, ये सही है, बी आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं और इस प्रकीर्णन में बैंगनी व नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण के प्रकाश प्रकीर्णित होते हैं, अतः आकाश नीला प्रतीत होता है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? इसका आंसर प्रकाश के अपवर्तन से, ए आंसर होगा। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से प्राप्त होता है। प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो कांच यानी शीशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो 8.5 मिनट है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें 8 मिनट तो दिया, लेकिन उस समय जब ये ऑप्शन था ना, तो ये भी आंसर एकदम सटीक सही नहीं था, ठीक है। इसमें रहेगा 8 मिनट 30 सेकेंड या 8.5 मिनट ऐसे रहेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा है, ये आंसर होगा। अब उष्मा एवं उष्मागतिकी से कैसा प्रश्न है ये देखिए। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाती हैं? उसे त्रिक बिंदु कहते हैं, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आएगा कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो इसका आंसर संपीड़ित गैस को छोड़ने से, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ये शीशा होता है, बी आंसर। स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो ये तो चलता है उष्मा से, बी आंसर हो जाएगा। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? तो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से होती है। अब नेक्स्ट है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि, इसका आंसर डी हो जाएगा। हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है इसीलिए। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान कैसा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। देखिए, ऐसा ही प्रश्न दोबारा भी पूछा गया था। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब इसको अगर एक बार आप लोग देख सकते हैं तो इसके अनुसार कोई भी आप लोग को पूछा गया अंक रहे, आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक क्या होगा? घटता है। 2020 में आया था ये। अब देखिए,
उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसीलिए। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसमें आंसर इसका डी होगा। न तो एक सही है और न ही दूसरा सही है, इसमें सही पूछा गया था। अब इसका डिटेल ही जानना जरूरी है। देखिए डिटेल में क्या है। गुणात्मक रूप से हीट वेव या लू वायु के तापमान की एक स्थिति है जो मानव शरीर के संपर्क में आने पर उसके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। मात्रात्मक रूप से इसे किसी क्षेत्र में वास्तविक तापमान या सामान्य से उसके विचलन के संदर्भ में तापमान सीमा के आधार पर परिभाषित किया जाता है। यदि किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक तक पहुंच जाता है तो इस स्थिति को हीट वेव माना जाता है। तरंग गति की स्थिति देखिए, लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तरंग गति से कैसा प्रश्न है ये देखना है ध्यान से। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है कौन सा? ध्वनि तरंग होता है, बी आंसर होगा। ये सब घटना चक्र में दिया गया है साइंस वाले बुक में। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे तरंगदैर्ध्य कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ ms (⁻⁻1). तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है, यूपी पीसीएस में भी कई बार आया हुआ प्रश्न है। कॉस्मिक किरणें के बारे में जानिए। ये आवेशित कण होते हैं। कैसे कण है? आवेशित कण, कॉस्मिक किरणें। देखिए कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है और ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो ये होता है दीर्घ तरंग असलीय विकिरण के द्वारा। आंतों के रोगों के निदान में निम्नलिखित में से कारणों में से उसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो एक्स किरणें का उपयोग होता है। ये आंसर हो जाएगा। ध्वनि से देखिए कैसा प्रश्न है। हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? आवृत्ति मापी जाती है। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज द्वारा, इससे हर्ट्ज में नापा जाता है आवृत्ति को। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि का तरंग दैर्ध्य के द्वारा निर्धारित होती है। 68वीं बीपीएससी में पूछा है 2023 में और ये आता ही है प्रश्न ऐसा। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपवर्तित रहती है वो है आवृत्ति। ये आंसर होगा। वायु में ध्वनि तरंग होती है तो आंसर होगा अनुदैर्ध्य होती है। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। ये आंसर हो गया था उसका। नेक्स्ट देखिए, 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होता है। आंसर हुआ एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या है? तो ये सब 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं। बिल्ली की सुनने की आवृत्ति विस्तार होता है तो 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है अनुमानतः। शुष्क वायु का कितना होता है ये देख लीजिएगा। हाइड्रोजन का, आसुत जल का, समुद्री जल का, स्टील का, ये सब सारा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर होती है। डी आंसर इसका हो जाएगा। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? वॉट है। डी आंसर इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? तो 1 जूल प्रति कूलम से। कॉस्मिक किरणें क्या है? तो आवेशित कण है। दोबारा प्रश्न देखिए आ गया। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वॉट है। टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा। सी आंसर इसका हो जाएगा। 100 वॉट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई होगा। और इसको देख लीजिए ध्यान से। अगर यहाँ ये याद हो गया आप लोग को ना तो आप लोग कैसा भी प्रश्न रहे आप लोग लगा लेंगे।
ये, ठीक है। दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो 4.70 किलो ओम होगा। डी आंसर इसका हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। सी आंसर। डायनेमो के बारे में देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। बी आंसर इसका हो जाएगा। विद्युत मोटर में क्या होता है? तो ये होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए ये लूसेंट में क्या है, एक बॉक्स बना के दिया है और वहीं से ये प्रश्न बार बार पूछता है, ठीक है, वहां से जरूर पढ़िएगा उसको। विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से नापी जाती है? इसका आंसर ए मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो ए मीटर ही होगा। बी आंसर। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। क्योंकि, तो देखिए इसका आंसर होगा ए। जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है। ए आंसर होगा। चुंबकीय सुई किस तरह जो है संकेत करती है? तो ये करती है उत्तर की तरफ। सी आंसर इसका हो जाएगा। चुंबकत्व का अनुचुंबक यानी समचुंबक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? ये प्रदर्शित होता है प्लेटिनम। डी आंसर होगा। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो इसका आंसर होगा डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला था। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है और यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन हेतु किया जाता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? टीन और शीशे की एक मिश्र धातु का। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव कहते हैं। ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? तो इसका आंसर होगा वोल्टेज पर। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है नरम लोहा। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है? ऊष्मा की हानि कम है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, इसके चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है 2। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। तो आंसर उत्तर दर्पण। बी आंसर होगा। 2022 में पूछा हुआ भी प्रश्न ये। धारा घनत्व तो होता है एक सदिश राशि होता है। ए आंसर। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? टंगस्टन का बात हो रहा है। डी आंसर। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? देखिए इसमें क्या कहे कि निम्नलिखित कोटों में से अपना उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर वॉट। तो बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित? तो वॉट पे ही होता है। तो ये आंसर होगा। कॉमन सेंस का भी प्रश्न है। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? डायनेमो द्वारा उत्पन्न करते हैं। सी आंसर हो जाएगा। बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना होती है? बिजली का निर्वहन होता है। चालकता से देखिए कैसा प्रश्न है। ओम मीटर मात्रक है किसका? प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। अर्धचालक वे सामग्रियां हैं जिनके निम्न गुण होते हैं। विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। अतिचालक का लक्षण क्या है? शून्य पारगम्यता होता है। सी आंसर। नेक्स्ट है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है कि बढ़ता है कि वही रहता है? तो ये घटता है। तो गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है घट जाता है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरण कहते हैं उसे। ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो ये है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें क्या, नींबू का रस, नमकीन पानी तथा संतरे का जूस अपनी प्रकृति में आयनिक होते हैं, अतः यह सभी विद्युत के सुचालक हैं। और इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा है कुचालक, तो इसमें कोई कुचालक नहीं, सब सुचालक है। अब नाभिकीय भौतिकी से कैसा प्रश्न है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है?
अल्फा किरण नहीं है, और एग्जाम में याद रखिएगा ये नहीं पूछा गया कि है पूछा गया, यहाँ से मिस्टेक हो जाता है, एक प्रश्न गलत हो जाता है यहाँ से। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? ये है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? यूरेनियम है। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है, तो इसका आंसर होगा मंदक के रूप में। D2O यानी ड्यूटेरियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। D2O को भारी जल के रूप में जाना जाता है, और नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल यानी D2O का उपयोग मंदक के रूप में होता है। इस देखिए डिटेल से 3 प्रश्न बनाया जा सकता है और बनता भी है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है उपरोक्त सभी को, यानी अल्फा किरण को भी, बीटा किरण को भी और गामा किरण को भी। वैद्युतिक ऊर्जा पैदा की जा सकती है इससे, इसका आंसर यूरेनियम से। देखिए, विद्युत शक्ति जल से, कोयले से, यूरेनियम और नाभिकीय अभिक्रियाओं से, पवन शक्ति से एवं अन्य विद्युतीय विधियों से पैदा की जा सकती है। किसी भी खंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान कैसा होगा? श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, बी आंसर होगा इसका। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, चलिए इसको देखते हैं कैसा प्रश्न यहाँ से है, और करेंट अफेयर्स ज्यादा प्रश्न यहाँ से आता है, ठीक है। तो इडिटेरिया का जो आता है टॉपिक वाइज करेंट अफेयर उसमें भी रहता है, और स्पीडी का जो टॉपिक वाइज करेंट अफेयर रहता है उसमें भी रहता है, तो वहां से ही पढ़ा करिए ज्यादातर। लेकिन देखिए कैसा प्रश्न पूछा गया था, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर कैपिटल G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो ये जनरेशन के लिए, और ऐसा ही प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया था, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट बेस पूछा गया था, ठीक है। इतना वन लाइन में नहीं पूछा गया था, डिटेल में पूछा गया था उसमें, तो लेकिन पूछा गया था क्योंकि उस समय करंट में ये चर्चा में रहा था। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो ये की जाती है बिंदु प्रति इंच से, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? तो कोबरा भी है, पाइथन भी है, एस्किरल भी है, जावा भी है, तो आंसर उपयुक्त सभी, डी आंसर होगा। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, दोबारा पूछा जा सकता है। एआई का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो आंसर होगा इसका सी, ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है, देखने में पता चल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? तो देखिए नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी, और एज कंप्यूटिंग को भी, और नेटवर्क स्लाइसिंग को भी, तो तीनों ही है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। अब आते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये भी करंट अफेयर का ही प्रश्न रहता है ज्यादातर। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम बताइए, तो विक्रम हो जाएगा। ये सभी डिटेल कवर कर देता है करंट अफेयर में, ठीक है। उपग्रह का उपयोग किया जाता है, तो इसका डिटेल देख सकते हैं आप लोग। उपग्रह का प्रयोग संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान सहित कई विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह का विशेष प्रयोजन जो होता है, इसे भेजा गया एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो पृथ्वी या अन्य उपग्रह की परिक्रमा करता है, जबकि प्राकृतिक उपग्रह अंतरिक्ष में अन्य ग्रह की परिक्रमा करता है। इनसैट 2 एक कब छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया 10 जुलाई 1992 में। पूछा ही कब गया है प्रश्न, देख लीजिए, 92-93 परीक्षाओं में पूछा गया था। प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार वर्तमान में जिसको जिसको मिला है नोबेल पुरस्कार, भौतिक क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र में, सब पढ़ के जाइएगा आप लोग। और यहाँ जो करंट अफेयर का हम बता रहे हैं ना एडिटोरिया में टॉपिक वाइज, वहां से। तो रडार का आविष्कारक कौन था? ये थे रॉबर्ट वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था सन 1930 में, प्राप्त इनको हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर का हुआ था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। सर सीवी रमन को भौतिकी क्षेत्र में 1930 में। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा क्षेत्र में 1968 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में, ठीक। इन लोग का जानना जरूरी है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने की थी टेलीस्कोप की खोज। सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है? तो आंसर रेडियो तरंगों का। विविध के बारे में देखिए, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के।
गॉड पार्टिकल्स है, बी आंसर, हिग्स बोसान, बी आंसर हो जाएगा। अब इसको आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, इसका डिटेल देखिए। किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग मुख्यतः विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण में किया जाता है। प्रारंभ में क्रोमेटोग्राफी तकनीकों का उपयोग पदार्थों को उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा, बी आंसर। यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं कम। एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, ठीक है। एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, ये गलत है क्योंकि इसमें पारा प्रयुक्त नहीं होता है। आंसर होगा सी। आंसर देख लीजिए, डिटेल देखिए, इसका जरूरी है डिटेल देखिए। इसके मिश्रण में गैलियम फॉस्फाइड, इंडियन गैलियम नाइट्राइड आदि का उपयोग किया जाता है और इसमें पारा यानी Hg का उपयोग नहीं किया जाता, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये आंसर होगा फोटोवोल्टिक सेल, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, ई आंसर हो जाएगा। देखिए क्यों। ग्रीन हाउस गैसें जो है पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद वे गैसें हैं जो पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरणों को रोककर वायुमंडल के गर्म बनाए रखती हैं। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें निम्नलिखित हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। और इस प्रकार प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही होने का सही उत्तर जो है ई हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक के रूप ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो ये है जर्मेनियम, बी आंसर हो जाएगा इसका। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम कराएंगे देखिए रसायन विज्ञान का और जीव विज्ञान का, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। और ये दोनों कंप्लीट हो जाने के बाद अगला वीडियो लेके आएंगे हिस्ट्री का, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कौन कौन सा बुक चाहिए 70वीं बीपीएससी के लिए आप लोग जरूर बताइए, प्रैक्टिस से चाहिए तो वो भी बताइएगा।